Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में अगध तंत्र में स्थावर विष टॉपिक जो हमने पहले डिस्कस किया था उसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग स्थावर विष के वेगानुसार लक्षण, हम सभी जानते हैं कि आचार्यों ने विष के वेगों का वर्णन किया है, तो वेगानुसार स्थावर विष के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद स्थावर विष की वेगानुसार चिकित्सा और उन वेगों के अनुसार उसकी चिकित्सा कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे। काकपद, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये काकपद क्या होता है ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वेगांतरों में कालघाती विष का प्रतिकार। अच्छा, वेगानुसार चिकित्सा तो बता दी गई है, लेकिन जो वेगांतर होते हैं, ठीक है, एक वेग से दूसरे वेग में जाने के मध्य का जो काल होता है उसे वेगांतर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें विष का प्रतिकार कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये स्थावर विष में सेकंड पार्ट का वीडियो है, ठीक है। अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हम लोगों ने स्थावर विष के सामान्य परिचय या परिभाषा बताई है, ठीक है। उसके कितने अधिष्ठान होते हैं, स्थावर विष के कितने भेद होते हैं, स्थावर विष की संख्या क्या होती है, स्थानानुसार विष के क्या लक्षण हैं, सामान्य लक्षण क्या है, स्थावर विषयों की मारकता क्या है, और कंद विषयों के जो विशिष्ट लक्षण है उसके बारे में डिस्कस किया है। जो पार्ट 1 की वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ देख सकते हैं। और पार्ट 2 में फिर देखेंगे तो आपको स्थावर विष के इंट्रो के बारे में पहले ही पता है, तो उसके बाद पार्ट 2 की वीडियो देखने में और समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्थावर विष के वेगानुसार लक्षण। इस वीडियो में हम लोग वेगानुसार लक्षण के साथ साथ वेगानुसार चिकित्सा भी बताएंगे। तो जैसे हम लोग ने प्रथम वेग के लक्षण के बारे में डिस्कस किया, तो उसी वक्त हम लोग प्रथम वेग के जो चिकित्सा है वो कैसे की जानी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, मतलब कि वेग और चिकित्सा साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रथम वेग के क्या लक्षण है। इसमें जीभ श्याव वर्ण की हो जाती है, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है टंग का, और जकड़ाहट मतलब स्टिफनेस से युक्त हो जाती है, ठीक है, जीभ। और उसके साथ मूर्छा मतलब फेंटिंग होती है, और श्वास मतलब डिस्पनिया भी उत्पन्न होता है। और अगर इसकी चिकित्सा की बात की जाए तो आचार्य चरक के अनुसार स्थावर विष वेग की चिकित्सा का वर्णन चरक चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय के 45वें श्लोक में बताया है कि यदि विष का वेग अभी त्वचा और मांस तक ही फैला हो तो उसका दाह कर्म करना चाहिए। दाह कर्म करने से स्थानीय विष वेग का शमन हो जाता है। यदि विष का वेग रक्त में प्रवेश कर गया हो तो रक्त मोक्षण या रक्त स्त्रावण कर सकते हैं। और यदि किसी प्राणी ने स्थावर विष का पान किया तो उसे शीघ्र ही वमन कराना चाहिए। वमन के साथ अनवशोषित विष का अधिकांश भाग बाहर निकल जाता है। वमन के साथ जो अनवशोषित मतलब कि जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो विष का अधिकांश भाग बाहर निकल जाता है। यदि विलंब हो जाने के कारण विष आमाशय से पक्वाशय में चला जाए तो तीक्ष्ण विरेचन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब आमाशय से पक्वाशय में आ गया फिर भी विष को बाहर निकालना है तो उस वक्त हम लोग विरेचन करा सकते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत कल्प स्थान के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बताया है। उन्होंने बताया है कि वमन के उपरांत शीतल जल का परिषेक कराने और घृत एवं मधु का अनुपान देना चाहिए, ठीक है। उन्होंने वमन के उपरांत शीतल जल का परिषेक करने तथा घृत और मधु के अनुपान से अगध का पान कराने का उपदेश दिया है। हो गई प्रथम विष वेग की चिकित्सा। फिर इसके बाद देखते हैं द्वितीय वेग के लक्षण, ठीक है। द्वितीय वेग के लक्षण, इसमें कंप मतलब ट्रेमर्स आते हैं, ठीक है। अंगों में शैथिल्य मतलब लैक्सिटी उत्पन्न हो जाती है। बर्निंग सेंसेशन मतलब दाह उत्पन्न होता है। गले में पीड़ा, थ्रोट पेन होता है इसमें। और आमाशय में विष पहुंचने पर विष से हृदय प्रदेश में वेदना मतलब पेन इन कार्डियक रीजन भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक।
ये हो गया तृतीय विश्व वेग के लक्षण। अगर इसकी चिकित्सा के बारे में देखा जाए, आचार्य चरक के अनुसार देखें तो द्वितीय विश्व वेग में विष का रक्त में प्रवेश हो जाता है, अतः मर्म स्थान होने के कारण सबसे पहले हृदय की रक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले हृदय की रक्षा करें और इसके लिए मधु, गोघृत, मज्जा, शुद्ध स्वर्ण गैरिक, गाय का गोबर का रस, पकाया हुआ ईख का रस, कौवे के मांस को पकाकर उसका निचोड़ा हुआ रस, बकरे आदि ग्राम पशुओं का ताज़ा रक्त, गोबर की राख, काली मिट्टी को घोलकर पिलाना चाहिए। अगर आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने संक्षेप में वमन कराकर तीव्र विरेचन देने की बात कही है। सो ये हो गया द्वितीय विश्व वेग की चिकित्सा। फिर इसके बाद देखते हैं तृतीय विश्व वेग के लक्षण या तृतीय वेग के लक्षण। तो तृतीय वेग के लक्षण में सबसे पहला आता है तालुशोष। तालुशोष मतलब ड्राइनेस ऑफ पैलेट। फिर आमाशय में तीव्र शूल, सेवियर एब्डोमिनल पेन, नेत्रों में विवर्णता मतलब डिस्कलरेशन, हरापन मतलब ग्रीनिश डिस्कलरेशन और शोथ मतलब एडिमा उत्पन्न हो जाता। अगर इसकी चिकित्सा के बारे में बात की जाए तो आचार्य चरक के अनुसार इस विश्व वेग में शोफ का नाश करने वाले और लेखन गुण वाले क्षारागत का मधु और जल के अनुपान से सेवन करना चाहिए। क्षारागत मतलब क्षार और अगत। सो ऐसे गुण जिसमें जो क्षार भी हो और अगत का भी काम करे, ठीक है, उसको मधु और जल के अनुपान के साथ सेवन करा सकते हैं। अगर आचार्य सुश्रुत का मत देखें तो उन्होंने अगत पान के साथ साथ नस्य और अंजन का भी विधान बताया। सो ये हो गया तृतीय विश्व वेग की चिकित्सा। फिर देखते हैं चतुर्थ वेग के लक्षण। तो चतुर्थ वेग के लक्षण, इसमें जो विष होता है वो पक्वाशय या आमाशय में लगभग पहुंच जाता है। सो उस समय सूची वेदनवत पीड़ा या वेदना मतलब प्रिकिंग पेन होता है। हिक्का मतलब हिकअप उत्पन्न होता है। कास कफ उत्पन्न होता है, ठीक है, मतलब खांसी आती है। आंत में गुड़गुड़ाहट उत्पन्न होती है और सिर में भारीपन मतलब हैवीनेस ऑफ हेड उत्पन्न हो जाता है। अगर चिकित्सा की बात की जाए तो आचार्य चरक ने गोबर के रस और कैथ की पत्ती के रस को मधु और गोघृत में मिलाकर पिलाने को बताया है। और आचार्य सुश्रुत ने स्नेह मिश्रित अगत का पान कराने का निर्देश दिया है। ये हो गई चतुर्थ विश्व वेग की चिकित्सा। फिर इसके बाद देखते हैं पंचम वेग के लक्षण, ठीक है। सो पंचम वेग के लक्षण में कफ का स्त्राव होता है मतलब सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, विवर्णता उत्पन्न होती है मतलब पैलर उत्पन्न होता है, संधिशूल मतलब अर्थरैल्जिया, सर्वदोष प्रकोपता उत्पन्न होती है, सभी दोष प्रकोपित हो जाते हैं, और पक्वाशय में वेदना उत्पन्न होती है मतलब लोअर एब्डोमिनल पेन उत्पन्न होता है। अगर पंचम वेग के लक्षण और पंचम वेग में चिकित्सा की बात की जाए तो आचार्य चरक के अनुसार पंचम वेग में काकांड और शीरीष की पत्तियों का रस आँख में डालना चाहिए, अंजन मत लगाना और उसी का नस्य भी लेना चाहिए। ये आचार्य चरक ने बताया है। और आचार्य सुश्रुत में देखा जाए तो आचार्य सुश्रुत ने स्नेह मिश्रित अगत का पान कराने का निर्देश दिया है मतलब इसमें स्नेह से मिश्रित अगत का पान कराना चाहिए। सो ये हो गया पंचम विश्व वेग की चिकित्सा। फिर इसके बाद देखते हैं षष्ठ वेग के लक्षण मतलब जो छठा वेग आता है उसके क्या लक्षण है। तो इसमें बताया गया कि बुद्धि विभ्रंश मतलब स्टुपर और तीव्र अतिसार प्रोफ्यूज डायरिया ये दो लक्षण उत्पन्न होते हैं। और अगर चिकित्सा देखा जाए तो आचार्य चरक के अनुसार छठे वेग में संज्ञा स्थापक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। बुद्धि विभ्रंश होने लगता है इसमें, तो इसी के लिए संज्ञा स्थापक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। और संज्ञा स्थापन हेतु गोरोचन, हल्दी, मजीठ, काली मिर्च और पिपली इनके संभाग चूर्ण को जल में घोलकर पिलाना चाहिए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखा जाए तो आचार्य सुश्रुत ने इस विश्व वेग में अतिसारवत चिकित्सा का विधान और अवपीड़न नस के प्रयोग की अनुशंसा की है, ठीक है। मतलब उन्होंने अतिसारवत चिकित्सा बताई है, अतिसारवत चिकित्सा विधान और अवपीड़न नस के प्रयोग के बारे में निर्देश दिया है। ये हो गई षष्ठ विश्व वेग की चिकित्सा। फिर देखते हैं इसके बाद सप्तम वेग के लक्षण। तो सप्तम वेग में कंधे, पीठ और कमर का टूटना और श्वासावरोध उत्पन्न होता है। और अगर चिकित्सा की बात की जाए तो आचार्य चरक के अनुसार अंततोगत व विष से विष का प्रतिकार ही एकमात्र उपाय रह जाता है। तो सातवें वेग में कंडीशंस बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं, विष जो है वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो
अंततोगत्वा विष का प्रतिकार ही एकमात्र उपाय रह जाता है। सो इसीलिए 7वें वेग में आचार्य चरक ने वर्णन किया कि जिस रोगी को सर्प आदि ने डसा हो उसे स्थावर विष का पान कराने का, और जो इसने स्थावर विष का पान किया हो उसे जहरीले जंतुओं से डसाने का परामर्श दिया है। आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो आचार्य सुश्रुत ने इस विष वेग में सिर पर काकपद के आकार के चीरे लगाकर उन पर रक्त मिश्रित मांस रखने और अपमीर्ण नस का प्रयोग करने का विधान बताया है। सो काकपद के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो सिर पे काकपद के आकार का चीरा लगाया जाता है और उस पर रक्त मिश्रित मांस रखने और अपीर्ण नस का प्रयोग करने का विधान किया है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो आचार्य सुश्रुत ने 7 वेगों का वर्णन किया है, जबकि आचार्य चरक ने विष के 8 वेग माने हैं। ठीक है, और उसी 8वें विष वेग की चिकित्सा बताई है। तो आचार्य चरक ने क्या लिखा देखते हैं। पलाश के बीजों का चूर्ण, उससे आधा भाग मोर का पित्त मिलाकर पिलाना चाहिए। ठीक है, बड़ी कंटकारी के बीज, राब, ग्रहधूम और गुरोजन, इन्हें नीमपत्र स्वरस में मिश्रित कर पिलाना चाहिए। तुलसी की पत्ती, पिपली मूल, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, यष्टि मधु और कुष्ठ, इन सभी द्रव्यों को कपड़छन्न चूर्ण गोपित्त में पीसकर गोली बना ले और उक्त चूर्ण को शीर्ष पुष्प सरस और बकायन के रस से पीसकर गोली बना ले, और ये दोनों ही योग विषपीत अथवा दृष्ट दोनों में अमृत के समान लाभकारी होते हैं। ठीक, सो ये हो गई अष्टम विष वेग की चिकित्सा। एंड आई होप आपको ये विष के वेग, स्थावर विष के वेगानुसार लक्षण और इनकी चिकित्सा समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, अगर एक वेग से विष जो है वो दूसरे वेग में जा रहा है तो इसके बीच में जो अंतर रहता है उसमें कैसे चिकित्सा करनी चाहिए। सो इसमें बताया है कि शीतल उपचार करें, ठीक, या फिर घृत और मधु मिश्रित विषग्न यवागु जो निम्न प्रकरण है पीने के लिए रोगी को दे। कड़वी तुरई, चित्रक, पाठा, सूर्यवल्ली, गुर्च, हरड़, शिरीष, चिरचिटा, लसोड़ा, कोयल, हल्दी, दारू हल्दी, पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, हरिणु, त्रिकटु, सारीवा, कृष्ण सारीवा तथा बला, इनके क्वाथ में बनाई गई यवागु स्थावर और जांगम दोनों प्रकार के विषयों को नष्ट करती है। सो अगर आप इतना याद कर लेते हैं सो आप स्थावर और जांगम दोनों की चिकित्सा वेगांतरों में लिख सकते हैं। सो ये हो गया वेगांतरों में कालघाती विष का प्रतिकार। फिर इसके बाद देखते हैं काकपद क्या होता है। तो काकपद में बताया गया कि अंतिम उपाय के रूप में प्राचीन समय में रोगी के सिर को अस्तुरे से साफ कर उस पर कौवे के पैर के कई चीरे लगा उनसे सद्यों निर्मित छतों पर बकरे, गौ, भैंस या मुर्गे इनमें से किसी एक ताजे मांसपिंड मतलब फ्रेश पीस ऑफ मीट को उन पर रख दिया जाता है और ये मांसपिंड विष का शोषण मतलब एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और रोगी होश में आ जाता है। आचार्य चरक के अनुसार कफ के मार्ग के विष से दूषित हो जाने के कारण स्रोतों के रुद्ध ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने से वायु का भी अवरोध हो जाता है। इससे रोगी मरणशन की भांति श्वास लेने लगता है। ऐसी अवस्था में यदि रोगी असाध्य लक्षणों से रहित हो तो उसके मस्तक पर काकपदाकार छत करके चर्मकशा 7 लाख की कल्क को वहां स्थापित कर ज्योतिषमती त्रिकटु देवदाली का प्रथम मन नस्य देना चाहिए। ठीक, सो काकपद में बताया गया है कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में काकपद का प्रयोग कर सकते हैं और ये होता क्या। और गाइज ये वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा और अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पे DM करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।